अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायो का 6 चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। हमने अपना टॉपिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रोल ऑफ लाइट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किरदार है, वो हम पढ़ते हैं। शुगर इज़ फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग एटीपी एंड NADPH। वो कहता है कि हमारे पास जो शुगर होती है ना, वो कैसे बनती है, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन से बनती है। हमारे पास ना दो तरह के रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस में, एक डार्क रिएक्शन और दूसरा लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में हमारे पास ये होता है कि ना एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिडक्शन करते हैं, किसकी मदद से? हम एटीपी को और NADPH की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को उसकी रिडक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास शुगर फॉर्म होती है। तो आगे हमारे पास इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एक्ट्स करती है कि हम वो हमारे पास सोर्स है कार्बन का फॉर मेकिंग शुगर्स। क्या बनाने के लिए? शुगर्स बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों की लीव्स के अंदर कैसे जाती है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है लीव्स के अंदर एंड गेट डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है। और कैसे एब्जॉर्ब होती है वाटर के अंदर? सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स बेसिकली। स्टोमेटा आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन लीव्स। स्टोमेटा लीव्स के अंदर बहुत सारी तादाद में होते हैं। स्टोमेटा हमारे पास पत्तों के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनको कहते हैं। द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव इज डिपेंडेंट अपॉन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। कार्बन स्ट्राइक ना डिपेंड करता है कि वो पौधों के अंदर कैसे जाए। जब तक के स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, मतलब ओपनिंग नहीं होगी स्टोमेटा की, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है। About 10% of total photosynthesis is carried out by terrestrial plant। वो कहता है हमारे पास जो मैदानी इलाके होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे ना हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 10% होती है। बाकी द रेस्ट का मतलब है कि 90% ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स में हो रही होती है। अब हमारे पास जो एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर है कि या ऐसी जगह पर जहाँ पे पानी हो, वहाँ पर है कि फोटोसिंथेटिक करते हैं। तो वो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हुई होती है ना, या बाई कार्बोनेट या सोल्यूबल कार्बोनेट्स होती है, उसको ना कार्बन के सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो हम लैंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मतलब जो ज़मीन पर फोटोसिंथेटिक्स करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि वो कार्बन का सोर्स है। तो आगे हमारे पास है रोल ऑफ वाटर। अब वाटर इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। वो कहते हैं कि जो हमारे पास पानी है ना, वो सोर्स है हाइड्रोजन का। किसके लिए हमारे काम आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करने के लिए। किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। वो कहता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ना, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान आती है, वो रिलीज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। क्योंकि देखिए पानी के अंदर H2O उसका फार्मूला होता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है और हाइड्रोजन भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दरमियान ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, जो कहाँ से आती है? पानी से आती है। एंड सो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। पानी हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का बहुत अहम सोर्स है, विच मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड फॉर एरोबिक रिस्पिरेशन। हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ऐसी रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, फॉर अपटेनिंग एनर्जी टू लाइफ। और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है जिंदा रहने के लिए। इन 19 अब हमारे पास कहता है कि एक साइंटिस्ट था वैन नील, उसने हमारे पास हाइपोथेसिस करी थी वाटर की 1930 में। दैट प्लांट्स फील्स वाटर। वो कहता है जैसे ही प्लांट ना वाटर को तोड़ते हैं, तो वाटर हमारे पास हाइड्रोजन का सोर्स बनता है और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। वो कहता है नील्स हाइपोथेसिस वाज लेटर कंफर्म बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1940। वो कहता है नील की इस हाइपोथेसिस को ना, मतलब कि वो कहता है कि जो हमारे पास पानी होता है ना, उसी से हमारे पास हाइड्रोजन आती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो इसकी इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने 1940 में एक्सपेरिमेंट किए। अब एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन विच आइसोट्रोपिक ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड। वो कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट में ना साइंटिस्ट ने आइसोट्रोपिक ट्रेस इस्तेमाल किया ऑक्सीजन के O18 इन लेबॉर्ट्री साइंटिस्ट। वो कहता है लेबॉर्ट्री के अंदर ना उन्होंने O18 को इस्तेमाल करके हैवी ऑक्सीजन बनाई, H2O18 हैवी वाटर बनाया। सॉरी, दे आल्सो प्रिपेयर कार्बन डाइऑक्साइड विद हैवी ऑक्सीजन। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई हैवी ऑक्सीजन के साथ। एक्सपेरिमेंटल ग्रीन ग्रुप इन वन ग्रुप। उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट के दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने क्या करा? एक ग्रुप में उन्होंने सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ली, जबकि हैवी वाटर लिया। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने
सिंपल वाटर लिया और हैवी कार्बन डाइऑक्साइड ली। तो उसका रिजल्ट अब हम देखते हैं। कहता है एक्सपेरिमेंटल ग्रीन प्लांट्स इन वन ग्रुप वर गिवन वाटर हैवी वाटर समझ रहे हैं एंड नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मल प्लांट्स इन द सेकंड ग्रुप वर गिवन, यहाँ पर हैवी कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल वाटर लिया। बोथ प्लांट्स वर गिवन एन एनवायरमेंटल टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ बोथ प्लांट्स वाज कैलकुलेटेड एंड टेस्टेड। उसने कहा कि हमें मालूम हो गया कि जो वैन नील ने कहा था ना कि वाटर हमारे पास ऑक्सीजन का सोर्स होता है, तो वहाँ यहाँ पर भी यही बात है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो ऑक्सीजन आती है वो वाटर के जरिए आती है। अब आगे कहता है इट वाज फाउंड दैट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप प्रोड्यूस O18। अब वो कहता है कि जब हमने पहले एक्सपेरिमेंट में हैवी वाटर लिया था तो हमारे पास हैवी ऑक्सीजन रिलीज हुई, जबकि हमने दूसरे ग्रुप में नॉर्मल ऑक्सीजन ली थी तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नॉर्मल ऑक्सीजन रिलीज हुई। आगे हमारे पास एक कंक्लूजन बताता है इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज स्पिल्ड टू। वो कहता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दरमियान जब वाटर को हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन निकलती है। दिस हाइड्रोजन रिड्यूस द कोएंजाइम निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। वो कहता है अब इस हाइड्रोजन को जो वाटर को तोड़ने के दरमियान रिलीज होती है ना, उसको रिड्यूस करते हैं क्या बनाने के लिए, NADP की बजाय NADPH बनाने के लिए। अब कहते हैं रिड्यूस कोएंजाइम NADPH सर्व एज द, जो रिड्यूस कोएंजाइम है ना हमारे पास NADPH, वो हमारे पास सर्व करता है रिड्यूसिंग पावर में फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म शुगर। किसकी रिडक्शन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन के लिए, ताकि हमारे पास शुगर बने। अब मैं इसके साथ के साथ नोट्स बना रही हूँ, तो वीडियो क्लास में आप इसके नोट्स देख सकते हैं। आगे हमारे पास है रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास क्या होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमारे पास वो मददगार पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें मदद देते हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। अच्छा आगे स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। वो कहता है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में। दीज पिगमेंट्स कैप्चर लाइट एनर्जी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये पिगमेंट्स ना लाइट को कैप्चर करते हैं किसकी ज़रूरत के लिए, फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत के लिए। सोई ऑफ द पिगमेंट्स आर क्लोरोफाइल ए। ये बता रहा है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में कि हमारे पास क्लोरोफाइल ए होता है, क्लोरोफाइल बी होता है, xanthophoids होते हैं और कैरोटीन्स होते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वो कहता है हमारे पास जो डिफरेंट पिगमेंट होते हैं ना वो डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट को ही ऑब्जर्व करते हैं। लाइट भी हैज़ लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। वो कहता है लाइट भी हैज़ एनर्जी पैकेट, ये पार्टिकल्स के लिए करते हैं तो उसको हम फोटोन्स कहते हैं। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व वन फोटोन एट अ टाइम। वो कहता है एक पिगमेंट एक ही वक्त में एक फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अ फोटोन, जब हमारे पास पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उनकी पावर हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच जाती है, इसको हम एनर्जी रिच और एक्साइटेड भी कहते हैं। आगे हमारे पास रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से समय बड़ा एसेंशियल पिगमेंट है वो है क्लोरोफाइल्स। क्लोरोफाइल्स इज अ लिपिड मॉलिक्यूल। ये हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि ये लिपिड सॉल्युबल होता है। क्लोरोफाइल्स आर ऑफ, इसकी डिफरेंट काइंड बता रखी हैं। क्लोरोफाइल A, B, C एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी एंड यूकेरियोट्स व्हाइल द अदर्स आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। वो क्लोरोफाइल जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बैक्टीरियो क्लोरोफाइल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफाइल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारे पास जो क्लोरोफाइल मॉलिक्यूल होता है वो 2 पार्ट्स में वो कंसिस्ट होता है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक सेल। अब हमारे पास स्ट्रक्चर बताता है हेड का। हेड इज मेड ऑफ पॉलीफाइरल रिंग विच फर्दर कंसिस्ट। वो कहता है ये ना हेड होता है ना वो पॉलीफाइरल रिंग पर कंसिस्ट होता है और ये आगे जाके 4 पायरोल रिंग्स पर कंसिस्ट होता है जिसकी 5 साइडेड होती है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। द 4 पायरल रिंग्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। वो कहता है ये जो 4 पायरल रिंग्स है ना हमारे पास, ये मैग्नीशियम की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं जो सेंटर में मौजूद होती है। आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारे पास जो पूरा है ना ये हमारे पास फाइरोफिल रिंग होती हैं, फाइरोफिल रिंग ये सारा। अब आप ये देखेंगे 1, ये 2 और ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारे पास पायरोल रिंग होती हैं जिनके साथ नाइट्रोजन अटैच है। आप लोग देख सकते हैं इनकी 5 साइडें 1, 2, 3, 4, 5 साइडें होती हैं इनको। इसको हम पायरोल रिंग कहते हैं विद 5 साइडेड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो किसकी मदद से अटैच होती हैं, जो इनके सेंटर के दरमियान मैग्नीशियम पाया जाता है उनके साथ ये अटैच होती हैं, उन्हीं की मदद से ये आपस में अटैच रहती है। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास हेड होता है और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास टेल होता है। अब आगे वो कहता है कि इन क्लोरोफाइल A द सेकंड पायरोल रिंग has methyl CH3 group while in chlorophyll B it is aldehyde CHO group at the same spot। ये बात मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। वो क्लोरोफाइल A में कहता है कि हमारे पास जो पायरोल रिंग होती है ना वो 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये चौथे नंबर वाला है ना, अगर ये मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है तो ये हमारे पास
क्लोरोफाइल ए। अगर ये एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि CHO के साथ होता तो ये क्लोरोफाइल बी है। आगे वो कहता है द पॉलीफाइलर रिंग ऑफ क्लोरोफाइल एब्जॉर्ब लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। द टेल इज मेड ऑफ, अब टेल के बारे में बताता है कि ये मेड होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन से। इट अनकोर्स द मॉलिक्यूल इन द थाइलोकाइड मेम्ब्रेन्स, ये ना मॉलिक्यूल्स को अनकोर करती है यानी कि धस देती है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। आगे कहता है कि क्लोरोफाइल्स एब्जॉर्ब मैनली वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये सब में ज़्यादा ना ब्लू एंड ऑरेंज और रेड लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन वेवलेंथ आर लीस्ट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफाइल एंड आर ट्रांसमिटेड टू और रिफ्लेक्टेड, वो कहता है कि हमारे पास जो ग्रीन कलर है ना वो क्लोरोफाइल बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, जो करता ही नहीं है, यानी कि ट्रांसमिटेड अगर वो पौधों पे लगती है ना लाइट तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे हमें ग्रीन नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दे रखा है, वो कहता है कैरोटीनॉइड्स सच एज बीटा कैरोटीन प्ले डबल रोल इन फोटोसिंथेसिस, वो कहता है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स हैं जैसे कि बीटा कैरोटीन, वो डबल रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। कैसे? वो ना लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन द ब्लू एंड ग्रीन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की ब्लू एंड ग्रीन हिस्से में। अब वो कहते हैं एंड प्रोटेक्ट द फोटोसिंथेटिक एपरेटस फ्रॉम डैमेज बाय एक्सेस लाइट, वो कहता है फोटोसिंथेटिक सिस्टम को डैमेज नहीं होने देते हैं। अगर लाइट की शिद्दत ज़्यादा है तो वो फोटोसिंथेसिस के एपरेटस को डैमेज या नुकसान नहीं होने देते। यहाँ पर भी है शॉर्ट वेवलेंथ फोटोन्स, वो कहता है वो फोटोन्स जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट है वो है ब्लू कलर, एवा हायर एनर्जी दैन लॉन्ग, और जिनकी लॉन्ग वेवलेंथ है वो है रेड फोटोन्स। मोर एनर्जेटिक फोटोन्स शॉर्टर वेवलेंथ प्रोमोट इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल्स, वो कहता है कि एनर्जेटिक प्रोटॉन्स होते हैं वो शॉर्टर से लॉन्गर तक की तरफ जाते हैं। आगे हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स हमारे पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो मददगार होते हैं, मतलब मददगार मादे भी हम इनको कह सकते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स इंक्लूड ऑल द पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफाइल ए, इनका जो मेन क्लोरोफाइल होता है वो ए होता है, विच कैन गैदर लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो लाइट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। क्लोरोफाइल बी इज एन एसेसरी पिगमेंट, हमारे पास क्लोरोफाइल बी भी एसेसरी पिगमेंट है, और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीन्स एंड xanthophyls भी एंड फाइकोबिलिन्स भी। क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जबकि फाइकोबिलिन्स हमारे पास जो फाउंड होते हैं वो रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के अंदर होते हैं। वो कहते हैं जब हम एसेसरी पिगमेंट्स को लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना तो ये एनर्जी पास करते हैं क्लोरोफाइल ए की, और क्लोरोफाइल ए हमें फोटोसिंथेसिस करने में मदद देता है। इट इज जनरली बिलीव दैट द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, वो कहता है कि हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इनका जो ऑर्डर होता है वो पहले कैरोटीनॉइड से क्लोरोफाइल बी के पास जाता है, फिर क्लोरोफाइल बी से क्लोरोफाइल ए की तरफ, और क्लोरोफाइल ए फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। आगे हमारे पास है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पहले हमने पढ़ा था एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जो हमें ये मैयर करने में मदद देता है कि वेवलेंथ कितनी फोटोसिंथेसिस पर इम्पैक्ट करेगी या वेवलेंथ का फोटोसिंथेसिस पर कितना असर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम है जिसमें हम ये देखेंगे कि कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है पिगमेंट से, मतलब हमने जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, लाइट को एब्जॉर्ब किया वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे कहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफाइल इंडिकेट दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लू लाइट, और वो कहता है कि क्लोरोफाइल जो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो 430 नैनोमीटर होता है, 430 नैनोमीटर, एंड रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं 670 नैनोमीटर, यानी 670 इज मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन पिक्स हम कहते हैं चढ़ाई को यानी कि ऊंचाई को। ऑफ कैरोटीनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफाइल। एक्शन स्पेक्ट्रम्स फोटोसिंथेसिस आल्सो shows that blue and red parts lights are the most effective। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या कहता है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहता है कि जो रेड और ब्लू लाइट है ना उसको बहुत ज़्यादा असर होता है फोटोसिंथेसिस। दिस मीन दैट द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस coincides with the absorption spectrum of photosynthesis pigments। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे मैंने नोट्स में डिफरेंस लिखा हुआ है एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान। यहाँ पे पहले उनकी डिफाइन है, यहाँ पर भी इसकी डिफाइन है। ये इसकी डिफाइन में मैंने आपको बताया कि हम ये देखते हैं कि कौन सी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस पे ज़्यादा असर कर रही है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे कहता है कि जो इनके दरमियान वैल्यू होती है ना, ये इनके दरमियान की जो स्पेस है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती एक्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान। इन नोट्स और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है देखें अगर आप लोग, और जबकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आगे कहता है कि हम इसको मैयर कैसे करते हैं? हम इसको मैयर करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि हम ना मिसाल के तौर पर 4 गमले लेते हैं, चारों को अलग अलग वेवलेंथ यानी कि कलर या लाइट वाली देते हैं, तो हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस भी हमारे पास अलग है। तो हम फोटोसिंथेसिस को मैयर करके बता सकते हैं कि ये कितनी इफेक्टिव कर रही है। आगे यहाँ पर हम इसको मैयर करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक के ज़रिए। तो ये था हमारा इसका डिफरेंस। अब चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स मैंने शुरू से बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं।
आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जो कुछ आपको नहीं आ रहा आप लोग वो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जहाँ पर भी कुछ समझ में ना आए आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। मैंने ये तमाम लेक्चर्स पढ़ा दिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये ग्राफ आपकी बुक पर नहीं है लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हमने फोटोसिंथेसिस में देखना था कि रोल ऑफ लाइट क्या है। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रोल ऑफ वाटर। इसमें हमने वैन नील्स हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। आप लोग ये वाली इक्वेशन नहीं बनाना, ये इक्वेशन आपकी बुक में नहीं, लेकिन मैंने बस ऐसे बना दी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बनाना। ये आपने इक्वेशन नहीं बनानी। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट्स करी हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। आगे था हमारा रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें हमने क्लोरोफाइल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर हमारे पास नेक्स्ट था एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स का फोटोसिंथेसिस पे क्या रोल है हमने ये पढ़ा। आगे हमारे पास था ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम। मैंने आपको ऑब्जर्वेशन और एक्शन स्पेक्ट्रम में दोनों में फ़र्क बता दिया। ये जो ग्राफ मैंने बनाया ना, ये अभी आप लोग बनाएं ताकि समझने में आसानी है और आपके टीचर्स पर या लेक्चरार पर अच्छा असर पड़े। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आपको क्लोरोफाइल ए और क्लोरोफाइल बी में फ़र्क बताना मैं भूल गई थी, तो ये समय पर इनका